नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है हेगल के आदर्शवादी राज्य संबंधी विचारों की विवेचना। सबसे पहले हम बता दें, हेगल एक आदर्शवादी विचारक है और उसकी नज़रों में, उसके विचारों में राज्य का प्रमुख स्थान है। आदर्शवादी विचारकों के आधार पर यदि समझा जाए तो राज्य एक सर्वोच्च संस्था है और उसकी सर्वोच्चता के आगे अन्य किसी संस्थाओं की सीमाएं या मर्यादाएं लागू नहीं होती। सबसे पहला पॉइंट है, राज्य एक नैतिक संस्था है। नैतिक शब्द अपने आप में नीति शास्त्र को अभिव्यक्त करता है कि क्या है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है। इन सब कर्तव्यों की अभिव्यक्ति नैतिकता के आधार पर की जा सकती है। इसलिए यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं, राज्य मानव की अंतरात्मा में उठने वाली भावनाओं की अभिव्यक्ति है और उसकी इच्छा पूर्ति भी राज्य के माध्यम से ही की जा सकती है। राज्य का ये कर्तव्य है कि व्यक्ति के उत्तरोत्तर विकास के लिए जो उसे सुख सुविधाएं या आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति राज्य के माध्यम से की जाए। नीति शास्त्र का यही संबंध है कि औचित्यता पर आधारित शासन व्यवस्था को लागू किया जा सके। दूसरा पॉइंट बनता है, राज्य साध्य है, साधन नहीं। यानी यह राज्य की प्रमुखता को स्वीकार करते हुए लेखक ये कहना चाह रहे हैं, राज्य कोई साधन नहीं है, राज्य अपने आप में साध्य है, राज्य का अपना लक्ष्य है और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य को ही कार्य करने पड़ते हैं, नीतियाँ निर्धारित करनी पड़ती है, कार्यक्रम बनाने पड़ते हैं, योजनाओं को क्रियान्वित करना पड़ता है ताकि अधिकाधिक मात्रा में जन का कल्याण हो सके, जनता का कल्याण हो सके। यहाँ व्यक्तिगत हितों की प्रधानता न होकर सार्वजनिक हितों पर बल दिया जाता है। राज्य का अपना लक्ष्य तथा व्यक्तिगत तौर पर नहीं, वर्ण राज्य का अपना व्यक्तित्व है। यहाँ लेखक ये कहना चाह रहे हैं, कोई राज्य कोई तेल का चित्र या संगमरमर का पत्थर या बालू का ढेर ऐसा नहीं है। राज्य का अपना लक्ष्य है, अपना व्यक्तित्व है। जैसे कि हम समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, राज्य अपने आप में एक ऐसी संस्था है जिसके माध्यम से हम लोक कल्याणकारी कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, करवा सकते हैं। राज्य व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर, राज्य सकारात्मक दृष्टिकोण के आधार पर, राज्य बहुउद्देश्य के कार्यक्रम के आधार पर, राज्य का अपना एक टारगेट होता है, एक कार्यक्रम होता है, एक उसका सीमांकन होता है जिस पर शासन सत्ता को अपना संचालन करना होता है। तो सबसे महती बात यही है कि इसे साधारण स्थान नहीं दिया गया, सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हुए बताया गया कि राज्य का अपना लक्ष्य, टारगेट और अपना व्यक्तित्व है। यानी राज्य की पहचान, जैसे हम वर्तमान राज्यों की बात करें तो लोक कल्याणकारी राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ देते हैं। यदि हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें, जिसे राजतंत्र हम कहते थे, तब भी यही था, प्रजा के हित में ही राजा का हित निहित है, राजा को प्रजा के हित में ही कार्य करना है। यदि हम एक व्यक्ति के शासन को देखें, तब भी यही था कि उसे जनता के हितों की रक्षा करने का दायित्व सौंपा गया है और वह उसकी पूर्ति करेगा। तो इस तरह लेखक ने बताया कि राज्य का अपना लक्ष्य है।
फिर पॉइंट आता है, राज्य सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है, सामान्य इच्छा क्या चीज़ है। यदि हम सामान्य इच्छा का जिक्र करते हैं तो रूसो का विचारधारा या रूसो की विचारधारा की तरफ हमें ध्यान जाता है। रूसो एक सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक थे। रूसो व्यक्तिवादी विचारक थे। रूसो ने सामान्य इच्छा राज्य के स्वरूप में देखी और सामान्य इच्छा का मतलब है सभी को रोटी कपड़ा मकान मिल जाए। ज़्यादातर यानी लगभग लोगों की यही पहली इच्छा होती है। यानी कहने का तात्पर्य ये है, ये लोकतांत्रिक प्रोसेस को समझाना चाहते हैं कि सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है राज्य। राज्य के आदर्शवादी दृष्टिकोण में, उनके दर्शन में, उनके व्यक्तित्व में, उनके लक्ष्य में यही दिखाई देता है, क्योंकि सामान्य इच्छा को रूसो ने अद्यय, अमर, अखंड, सर्वोच्च, निरपेक्ष, सर्वशक्तिमान बताया। यानी उसे लोक कल्याण करना है। इसलिए सामान्य इच्छा यानी प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था जो जनता के समूह में से ही निकलती है, जिसे जनता स्वीकार करती है, जिसके द्वारा आदेश दिए जाते हैं, जनता द्वारा आदेशों की अनुपालना की जाती है। तो यहाँ हम यही कहना चाहते हैं, आदर्शवादी विचारधारा ने राज्य को सामान्य इच्छा का प्रतिनिधित्व दिया। यानी जनता की इच्छाओं की पूर्ति करना राज्य का परम कर्तव्य है और जनता की इच्छाओं के अनुरूप ही उसे कार्य करने पड़ते हैं, करने चाहिए। हीगल एक आदर्शवादी विचारक है और आदर्शवादी विचारक ने, लेखक ने जो हमारे सामने राज्य के संबंध में विचार अभिव्यक्त किए हैं, उसमें लेखक का कहना है, राज्य आंतरिक और बाह्य दृष्टि से सर्वशक्तिमान है। राज्य आंतरिक और बाह्य रूप से सर्वशक्तिमान का मतलब हो गया सार्वभौमिकता, डिसीजन मेकर। यानी आंतरिक अव्यवस्था के समय या बाह्य आक्रमणों के समय राज्य निर्णायक की भूमिका अदा करेगा। इस पर यहाँ तक भी आदर्शवादियों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून भी राज्य के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि संपूर्ण सत्ता का दायित्व सरकार का होता है। जो राज्य का रिप्रेजेंट या राज्य में रिप्रेजेंटेटिव है या प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह अपने आप में सर्वोच्च है और उसकी सर्वोच्चता, निरपेक्षता, निर्णायक बुद्धि, निर्णय को माना जाना चाहिए और उस पर दूसरे देशों के कानूनों को भी थोपा या लागू नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है, राज्य का आधार बल नहीं इच्छा। देखिए, बल शक्ति हम उसको कहते हैं जहाँ एक व्यक्ति विशेष के द्वारा स्वतः ही अपनी शक्ति और बल के आधार पर शासन सत्ता को प्राप्त कर लिया जाता है, जिसे हम डिक्टेटरशिप या अधिनायक तंत्र की श्रेणी में लेते हैं। इच्छा का मतलब हो गया जनमत की शक्ति, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। यानी जिसे हम आज के संदर्भ में यदि समझना चाहें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही कहते हैं। जनमत की इच्छा, जनता की सहमति, जनता का निर्णय। तो राज्य जो है उसके बेस या उसके आधार में बल नहीं है, क्योंकि बल द्वारा प्राप्त किया गया शासन न तो लोकप्रियता को हासिल कर सकता है, न स्थायित्व को हासिल कर सकता है। स्थायित्व चाहिए, लोकप्रियता चाहिए, जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने वाली शासन व्यवस्था को जन इच्छा पर आधारित ही होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तो हीगल एक हिसाब से आदर्शवादी विचारक के रूप में हमें यही समझाना चाहते हैं कि राज्य के जो आधार है, सोर्सेज जो हैं, वो शक्ति पर या ताकत पर या इस तरह के बल पर नहीं हो जिसे जनता पसंद ही ना करे, क्योंकि ज़्यादा स्थायित्व के लिए
लोकप्रियता के लिए इच्छा, जन सहमति, जन स्वीकृति की आवश्यकता महसूस की जाती है। फिर पॉइंट आता है मानव स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। लेखक ये कहना चाहता है, वारकर के अनुसार मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों की मांग करती है और अधिकार को राज्य ही उपलब्ध करवा सकता है। आप देखिए, मानवीय स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है, यानी जिस संस्था में संविधान, सरकार, जन इच्छा, लोकतांत्रिक व्यवस्था इत्यादि पहलू पाए जाते हैं, वहाँ मानव ज़्यादा स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर सकता है। मानव की वास्तविक स्वतंत्रता राज्य की आज्ञा पालन में ही निहित है। यदि बंधनों का अभाव हो तो स्वतंत्रता केवल शक्तिशाली व्यक्तियों का विशेषाधिकार बनकर रह जाता है। कहने का तात्पर्य है कि राजा आज्ञा दे, राजा माने सरकार, राज्य के आदेशों की अनुपालना होती रहे, प्रजा के अधिकारों को संरक्षण मिलता रहे, नागरिक अपने स्वतंत्रता और अधिकारों का उपभोग अपने मन के अकॉर्डिंग या अनुसार करते रहें। ऐसा भी कोई कार्य ना हो जिसमें राज्य के विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए या राज्य के विरुद्ध परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए, तो कर्तव्य, दायित्व, अधिकार, स्वतंत्रता ये सब राज्य की उपस्थिति में ही सुरक्षित रह सकते हैं, ऐसा लेखक का मानना है। राज्य अधिकारों का जन्मदाता है। यहाँ मैं बताना चाहूँगी आपको, जे.एस. मिल एक व्यक्तिवादी विचारक है। जे.एस. मिल ने कहा, व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसके पास 3 अधिकार होते हैं: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। लेकिन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तो होनी ही चाहिए। यानी इनडायरेक्ट रूप में, अप्रत्यक्ष रूप में लेखक ने कहा कि सरकार के अंगों का होना बहुत ज़रूरी है। ये बातें क्यों कही गई? क्योंकि राज्य व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता है। यदि राज्य नहीं होगा, सरकार नहीं होगी, तो मानवीय अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? क्योंकि मानवीय अधिकारों को सुरक्षा चाहिए, व्यवस्था चाहिए, नियंत्रण चाहिए, निर्देशन चाहिए। ये सब चीज़ें राज्य के बिना संभव नहीं हो सकती, क्योंकि प्राचीन समय से लेकर आज तक का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यदि देखी जाए तो समाज को सदैव शक्तिशाली लोगों ने शोषित किया, और इसे बैलेंस करने के लिए, इसे व्यवस्थित करने के लिए, अराजकता, असमानता को समाप्त करने के लिए राज्य की महती आवश्यकता महसूस की गई। तो हम ये कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हिगल, कि मानव के अधिकारों का जन्मदाता है राज्य, और वही मानव के अधिकारों को सुरक्षित रख सकता है, वो सुरक्षा देता है, व्यवस्था देता है। बिना राज्य के व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित रख पाना बहुत कठिन कार्य। फिर है पहलू, व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं। यहाँ लेखक ने ये समझाने का प्रयास किया, व्यक्ति एक इकाई है और राज्य एक सर्वोच्च संस्था है। व्यक्ति का अपना महत्व है, राज्य का अपना महत्व और सर्वोच्चता है, लेकिन व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है। मान लीजिए किसी पहलू को लेकर व्यक्ति और राज्य में विरोध उत्पन्न हो जाता है, तो व्यक्तिगत हितों को प्रधानता नहीं दी जाकर सार्वजनिक हितों की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए राज्य के पक्ष में ही निर्णय जाना चाहिए। यानी राज्य की सर्वोच्चता को ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास दायित्व होता है संपूर्ण राज्य का और राज्य के जनता के हितों की रक्षा करने का, सुरक्षा करने का, व्यवस्था करने का।
इसलिए हम ये कहना चाहते हैं लेखक के माध्यम से कि व्यक्ति और राज्य में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राज्य, राज्य से राष्ट्र का निर्माण होता है। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की, एक परिवार को दूसरे परिवार की, एक समाज को दूसरे समाज की, एक समाज को एक राष्ट्र की, राज्य की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए परस्पर निर्भरता से ही, पारस्परिक सहयोग से ही संपूर्ण दायित्वों की पूर्ति की जा सकती है। फिर हमारा पहलू है राजनैतिक और नैतिक कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं। राजनैतिक, ये राजनीति शास्त्र से संबंधित सब्जेक्ट हो गया। नैतिक, नीति शास्त्र से संबंधित सब्जेक्ट हो गया। राजनीतिक व्यवस्था का पहलू देखें तो राज्य और सरकार एवं मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन आ जाता है। और नैतिक दृष्टि से देखें तो क्या उचित है और क्या अनुचित है, इन पहलुओं का उल्लेख सामने आता है। तो यहाँ लेखक ये कहना चाहते हैं कि राज्य के द्वारा जो भी दायित्वों की पूर्ति की जाएगी वो नैतिकता के आधार पर की जाए, यानी औचित्यता के आधार पर की जाए। जैसे हम बार बार बता रहे हैं, जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसे जनहितकारी कार्यों को ही संपन्न करना है। जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका कार्य ही नियंत्रण, निर्देशन और आदेशों की अनुपालना करवाना है। इसका मुख्य लक्ष्य भी यही है कि राज्य एक संरक्षक के रूप में है, सर्वोच्च सत्ता के रूप में है, और सर्वोच्च सत्ता को नैतिक दायित्वों की पूर्ति तो करनी ही पड़ती है। और मानव की अंतरात्मा या मानव के मनोवेग के अनुकूल ही राज्य अपने दायित्वों की पूर्ति करता है, यानी राज्य के कर्तव्यों में नैतिकता का होना भी जरूरी है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का स्वरूप है, देवीय स्वरूप है, और देवीय स्वरूप में दिव्य गुणों का समाहित होना जरूरी हो जाता है। और दिव्यता की जब बात आती है तो नीति शास्त्र अपने आप में राजनीति शास्त्र के साथ सम्मिलित हो जाता है। इस तरह आज हमने एक टॉपिक किया हेगल के आदर्शवादी राज्य की विचारधारा का विवेचन। नमस्कार।